आज हम लोग खिलजी वंश के शासन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आया खिलजियों का शासन काल। क्योंकि खिलजी खल्ज नामक शब्द से है। खल्ज जो कि अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका मतलब होता है गर्म भूमि। तो जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि वहीं का था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था बलबन, उसके शासन काल के बाद जो उसका बेटा था जिसका नाम था कैकूबाद। तो कैकूबाद बहुत ही अयोग्य था, निरंकुश था और बहुत ही उसके पास कोई रणनीति नहीं थी, शासन चलाने की कोई विशेष नीति नहीं थी। उसको अयोग्य करार दे दिया गया। उसको हटा करके फिर उनका एक 3 साल का बेटा था, उस 3 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया गया। तो 3 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया गया, क्या जानेगा वो। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, अराजकता पैदा हुई और उसमें उस समय जो सेना के कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ये उस समय सेना के कमांडर थे और एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरे। एट लास्ट में इन्होंने एक नए वंश का उदय किया जिसका नाम है खिलजी वंश 1290 ईस्वी में। तो 1290 से और 1320 तक दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल। अगर सबसे छोटा शासनकाल देखा जाए तो खिलजियों का था केवल 30 वर्ष के लिए था, वो 1290 से 1320 तक के लिए। इस प्रकार से जो है खिलजी वंश का उदय होता है 1290 ईस्वी में और ये 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस समय इसकी उम्र काफी ज्यादा थी, लगभग 65-70 साल के आसपास था। तो इसका एक भतीजा भी था जो बहुत ही कुशल, मजबूत, योग्य, लड़ाकू और होशियार, जिसका नाम था अलाउद्दीन। तो जब उसकी होशियारी, कुशलता, रणनीतिकारी और वीरता को ये देखा बहुत प्रभावित हुआ था। इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसका बेटा भी था और इसका दामाद भी था, दोनों था। ऐसी कंडीशन में एक बार दक्षिण भारत, उत्तर भारत में पूरा फैला ही था साम्राज्य, गुलाम वंश का पूरा एकदम फैला हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में कोई विशेष विस्तार नहीं था। तो दक्षिण भारत में विस्तार के लिए इसने अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, जो कि कौशाम्बी, आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है, वो पहले कड़ा के नाम से था, और अवध, ये 2 प्रांत हुआ करते थे। वहां का इख्तियार था अलाउद्दीन खिलजी, इसको इख्तियार नियुक्त किया था जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद को। तो कड़ा और अवध का ये पहले तो इख्तियार था, लेकिन इसको दक्षिण भारत में अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए इसको भेजा। तो जब ये जाता है तो दक्षिण भारत में जब निकला तो वहां पर देवगिरी, जहां का शासक जो था वो था रामचंद्र। रामचंद्र जो था एक यादव वंश था और बहुत बड़ा साम्राज्य था, ये मजबूत भी था, लेकिन ये पूरे तरीके से यादव वंश का नाश कर दिया। रामचंद्र को पूरे तरीके से परास्त किया और खूब ढेर सारा धन लूट लिया। खूब ढेर सारा जब इसने धन लूट लिया तो इसको बहुत वहम हो गया, अरे अब तो शासक मैं ही बन सकता हूं। तो इसने कहा कि अब मैं शासक बनूंगा और वहां से लौटा। ये जो धन लूटा था बताया, मतलब खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को बताया भी नहीं कि इतना धन लूटे हैं, और इसने हत्या कर दी। इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और जब स्वयं गद्दी पर बैठ गया तो इसने अपने ससुर जी की 1296 में हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। खिलजियों में सबसे बड़ा शासनकाल इसी का था, 3 ही शासक हुए हैं। तो इस प्रकार से, और सबसे खास बात अलाउद्दीन खिलजी की ये थी कि नए प्रयोग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये खूब नया नया प्रयोग करता था। इसने देखा कि शासनकाल में जो खलीफा हुआ करते थे, जो सरदार हुआ करते थे, ये बहुत ज्यादा डंगा लगाते थे हर काम में जो है पेच कसते रहते थे। तो समय बहुत ज्यादा इधर उधर न कर पाए, हस्तक्षेप न करें, इसके लिए इन्होंने इससे कठोर नीति बनाई और उनके हस्तक्षेपों के लिए कोई ज्यादा नहीं, उनका ज्यादा हस्तक्षेप उलेमाओं का, सरदारों का ना हो, इसने बहुत कठोर नीति बनाई। क्योंकि इसके जो ससुर जी थे उस समय बहुत ही सहिष्णु थे, उदारवादी थे और इन खलीफाओं और सरदारों को संतुष्ट करने में लगे रहते थे।
लेकिन ये इसका जस्ट उल्टा, इसने तो बिल्कुल एकदम से उनसे उलट ही शासन किया अपना, और इसने राजत्व का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें कहा कि शासन अलग, धर्म अलग। धर्म अलग चीज है, शासन अलग चीज है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया इसने। क्योंकि जब धर्म रहेगा नहीं तो उलेमाओं का फिर वहां दाल गलेगी नहीं तो हर चीज में गद्दी पर बैठना है, कितने बजे बैठना है, कैसे बैठना, शासन कैसे चलाना है, उनको बार बार बुला के लेके आओ, उनसे पूजा पाठ करवाओ, उनसे कर्मकांड करवाओ। जब उनसे करवाओगे तमाम चीजों को तो भाई राजा बने ही रहेंगे वो। इस तरीके से इसने राजत्व का जो नियम प्रतिपादित किया उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि धर्म अलग, शासन अलग, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्लाम के विपरीत इसने समझा। इसने कहा कि हम जो शासन करेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा, इस्लाम का उसमें कोई मतलब नहीं है। इसने इस्लाम के बिल्कुल विपरीत अपना शासन किया। अगला है, इसने सत्ता निर्णय में कभी खलीफाओं से कोई मदद नहीं दी। तो लगता था निर्णायक है उस पर फैसला सुनाता था। तो इस प्रकार से खलीफाओं का जो बहुत बड़ा हस्तक्षेप था वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ। राजत्व के नियम में बहुत सारी चीज परिवर्तन हो गए। अगला है निरंकुश शासक। बहुत ही निरंकुश था ये, उदारवादी नहीं था, किसी को बहुत ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं थी। जो इसने जो है कुल मिलाकर के इसके शासनकाल में खलीफा एकदम बिल्कुल कोई हस्तक्षेप न कर सके, उन पर एकदम पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया इसने, एकदम नटबुल टाइट कर दिया, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अगला जो इसका महत्वपूर्ण था वो था सैनिक सुधार। ये तो बहुत महत्वपूर्ण था, एकदम बिल्कुल जो है बलवन की टुकापी मान लीजिए। इसके शासनकाल में खूब ढेर सारे विद्रोह हो रहे थे। जब इसने उलेमाओं पर और क्या कहते हैं सरदारों पर खूब अंकुश लगा दिया, एकदम नटबुल टाइट कर दिया, तो और उग्र हो गए लोग। और मंगोल आक्रमण तो उस समय बहुत चरम पर था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो था यही कुतुबुद्दीन ऐबक। 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे, लेकिन उनको भी ये पूर्ण रूप से दबाने में सफल रहा, उनसे निपटने में। और जो सबसे अहम भूमिका इसमें वो रही सैनिकों की। तो इसने जो है सैनिक सुधार में खूब बड़े बड़े काम किए, एकदम बलवन की तरह। पहले इसके पास तो पहली बार 4.5 लाख से ज्यादा 4,75,000 के आसपास सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसीलिए इसका बहुत परचम था, खिलजियों का परचम बुलंद हो, कहता था ना, इसीलिए क्योंकि इसके पास सैनिक बहुत ज्यादा। और उनकी खासियत क्या थी? पहली बात तो ये है कि उनको नगद वेतन देता था। भाई नगद वेतन मिलेगा, ना नगद ना तेरा उधार, बढ़िया वेतन मिलेगा समय समय से, बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे। दूसरी चीज हुलिया। अब ऐसा नहीं है समझ कि ना कि एक हाथे वर्दी पकड़े एक हाथे बंदूक, आओ लड़क तुझसे, एक हाथे वर्दी पकड़े, एकदम बिल्कुल चुस्त मुस्तैद बढ़िया वर्दी वाली। उनका हुलिया एकदम बिल्कुल एक सैनिकों जैसा। हुलिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रकार के सैनिकों का एक मॉडल हुलिया, एकदम वैसे जैसे आर्मी में देखते हो। इस तरीके से घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा का आरंभ जो है इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरी चीज सबसे खास बात इसकी ये रही है कि एकदम बिल्कुल बलवन की तरह ही इसने किलों की खूब मरम्मत करवाई, जो टूटे फूटे थे, जर्जर थे, और नए नए किलों का निर्माण करवाया। क्योंकि इसके शासनकाल में एकदम बिल्कुल मंगोल चढ़े आ रहे थे, एकदम बिल्कुल अपना बताता हूं, सबसे ज्यादा अगर मंगोल आक्रमण किसी के शासनकाल में हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, लेकिन एकदम बिल्कुल मारत नेस्तनाबूद कर रहा, कोई दाल नहीं गली किसी की। और दूसरी चीज ये है कि वेतन वेतन देने में कोई हिलावाली नहीं एकदम। और जितने भी इसके पास सैनिक हुआ करते थे सब हिस्ट पुष्ट मजबूत लंबे चौड़े कदकाठी होते थे। ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी आओ सैनिक में भर्ती हो जाओ, नहीं, एकदम बिल्कुल मजबूत कदकाठी के मोटे ताजे तगड़े युवा हुआ करते थे, ताकि मैदान जंग में लड़े तो लगे हाँ कोई लड़ रहा है सब। और नए किलों का निर्माण हो जाना, जर्जर का जो जर्जर किले थे उनकी मरम्मत करवा देना, आसपास चौकियों का निर्माण करवा देना, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए कहता था खिलजियों का परचम बुलंद हो अपने सैनिकों के बल पे। आगे जो विद्रोह दबाने का जो प्रयास
उसने सफलता पाई, वो सिर्फ खलीफाओं का नहीं था, सिर्फ सरदारों का ही नहीं था, कई सारे गुट उस समय तैयार हो गए थे। बाह्य आक्रमण मंगोल तो कर ही रहे थे। बहुत बड़ी चुनौती थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने। इस दौरान इसने सबसे पहले एक काम किया, ये जो विद्रोह दबाने का जो इसने प्रयास किया, इसका प्रयास कैसे सफल रहा। क्योंकि उस समय खलीफाओं को, सरदारों को कोई काम करते थे तो ऐसे उनको भूमि में दे दिया जाता, ले जाओ 4 बिस्सा 5 बिस्सा तो ले जाओ, 2 बीघा तो भैया ले जाओ। यही था, दान वान में उपहार में जमीन दे दी जाती थी। इसने देखा कि वो देखो हमारे जमीन दी ना, हमारे ऊपर यह कर रहे हैं। इसने सबसे पहले काम किया, उनसे विद्रोह, क्योंकि इसके समय में 4 बार विद्रोह हुआ था, बहुत तगड़ा वाला, एकदम 5G वाला, लेके रहेंगे हम आजादी, वही वाला। क्योंकि उस समय जो सरदार हुआ करते थे और अमीर हुआ करते थे, इनका बड़ा वर्चस्व था, हस्तक्षेप भी बहुत बड़ा था। इसने क्या किया था, पूर्ण रूप से एकदम नटबुल टाइप कर दिया था कि अब तुम्हारा न रही बांस न बजे बांसुरी, कोई मतलब है नहीं तुम्हारा, तुम हटो जाओ, किनारे हो जाओ। हुआ कैसे था, क्योंकि इसने धर्म को अलग कर दिया था, शासन को अलग कर दिया था, धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं, इस्लामिक रूप से कोई काम करना ही नहीं करता था। ये 4 बार हुआ विद्रोह, बहुत भयानक वाला। और उस विद्रोह में इसने कई नियम लगाए। सबसे पहले तो जो इसने दान में जमीन दे दिया था, उसको सबको वापस ले लिया। कहा कि ठीक है, तुम्हें जो दान में दी गई जमीन है, वो दान में कंसन में उपहार में दी गई भूमि को इसने क्या किया, वापस ले लिया। इस प्रकार से इसने क्या किया कि दान पेंशन उपहार में दी गई जमीन को पहले वापस ले लिया। हम ही तुमको जमीन दे, हमरे बिल्ली हमी से म्याऊं, कहा चलो ठीक है भैया, हमारे जमीन पर हमका दो, ले लिया। उनका और कमजोर होने लगे सरदार और अमीर लोग। दूसरा काम किया इसने, शराब गांजा भांग पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जानता था कि जहां चिलम चढ़ेगी वहां बैठने वालों का गैंग जो होगा बहुत ज्यादा। ये शराब और गांजा वाली दोस्ती होती नहीं है, बहुत खतरनाक वाली, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली, इतनी तगड़ी दोस्ती होती है गांजा और दारू वाली। जहां बैठेंगे शराबी और पीने वाला, उनका बहुत बढ़िया हुजूम होगा एक दूसरे के लिए, एकदम बिल्कुल। वहां एक बहुत बढ़िया राय बनती है, बहुत अच्छी नीतियां बनती हैं। जाम पे जब जाम लगता है उस समय बहुत अच्छी चीजें सोच में दिमाग में आ भी जाती है। इसने क्या किया, गांजा दारू प्रतिबंध लगा दिया। जब दारू गांजा प्रतिबंध लगा दिया, कोई पिएगा नहीं। और इसके गुप्तचर बहुत कड़े थे, हर जगह फैले हुए थे। कहीं अगर केव किंचो बना रहा पैक और पता पा जाता था तो बहुत कड़ी सजा देता था। इसलिए जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगा है। दारू गांजा वाला सिस्टम है, न कोई कहीं पिएगा न कोई बनाएगा, क्योंकि इसको डर था इस बात का। होशियार बहुत था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार से जो है इसने अमीर सरदारों पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इतना कठोर लगा दिया कि ये जानता था कि शादी विवाह में जाएंगे बढ़िया तो दोनों लोग कोट पैंट पहन के मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, एक जगह बैठेंगे, वहां हमारे खिलाफ कोई रणनीति न तैयार कर दे। इसने कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि शादी विवाह में अमीर सरदारों का एक दूसरे के यहाँ जाना बंद पूरी तरीके से। और वहां भी गुप्तचर भेजता था। अगर पता लग जाता था कि फला अमीर या फला सरदार फला के यहाँ गया है तो उसको बहुत कठोर सजा देता था। किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं कोई कर सकता था बिना इसकी अनुमति के। इसका भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। अब बताओ, कहीं कोई किसी को भोज पे भी ना बुला ले कि भोज को बुलावे, 10 सरदार इकट्ठा होके हमारे खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर ले, तो रणनीति कोई तैयार ना हो, इस प्रकार से भोज पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि सतोए बैठ के खाएंगे और जब खाएंगे तो हमारी बुराई करेंगे और फिर तो इतना ही करेंगे कि इनको कैसे हटाया जाए। इस तरीके से इन्होंने कहा कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, भैया भोज भी नहीं कर सकते हो तुम। अगला, किसी के यहाँ सामाजिक समारोह में आ जा नहीं सकते हो। कोई भी सरदार या कोई भी अमीर किसी के यहाँ आ जा नहीं सकता था, क्योंकि इसको यह भी डर था कि वो उनके यहाँ जाएंगे, हो सकता है रिश्ते की बात चल जाए, उनकी लड़की की शादी उस सरदार के यहाँ, उनकी लड़की की शादी उनके यहाँ हो जाए, रिश्तेदारी हो जाए, इनका अपना मजबूत संगठन हो जाए और हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच ले। इसलिए किसी भी शादी पार्टी में भी समारोह में भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। और अपना गुप्तचर भेज करके ये पता लगवाता था कि कहीं कोई सच में तो नहीं गया है। इसका खौफ इतना था कि कोई जाता नहीं था,
बहुत क्रूर भी था ये। सबसे उस समय मंगोलों का आक्रमण जो उसका प्रतिरोध था, मैंने बताया कि मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण अगर दिल्ली सल्तनत में किसी के शासनकाल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में 6 बार कुल मिलाकर के मंगोलों का आक्रमण हुआ था और 6 बार जो है पूरी तरह झेलने में सफल रहा। बिल्कुल बलवन की तरह सैनिकों को नियत वेतन देता था। इसके पास और किलों की मरम्मत, युवा सैनिकों को रखना, इसके पास मैंने बताया 4.5 लाख से ज्यादा सैनिक थे भी। उनका हुलिया, उनकी कद काठी, उनके लिए नियम निर्देश एकदम बहुत मजबूत थे और यही कारण है कि मंगोलों का आक्रमण पूर्ण रूप से टालने में सफल रहा। भाई वेतन सबसे महत्वपूर्ण है। जब पैसों न मिले तो मनोबल गिरा रहेगा किसी भी सैनिक का, चाहे जब हमारे एक चक्कर है, एक चक्कर हट जाइए, लेकिन वेतन पाए, पैसा जेब गर्म है, आओ बताइए तो है एक मारो तो 4 मारूंगा। तो सबसे बड़ा जो सैनिकों के लिए, सिपाहियों के लिए जो सबसे बड़ा उनका मनोबल होता है वो होता है पैसा, वेतन। उनका समय से देते रहो, बस काम चानी है। इस प्रकार से जो है मंगोलों का आक्रमण को मिलाकर के टालने में सफल रहा। अगला जो है हिंदुओं पर इसने कठोर नीति बनाई। हिंदुओं पर जो है इसने बहुत कठोर नीति बना दी। इनके पूजा पाठ और तमाम चीजों पर, आने जाने पर, तमाम इनके कर्मकांडों पर इसने जो है बहुत बड़ी बड़ी नीतियां बना दी, कठोरतम, और उसको पालन करने के लिए बाध्य कर दिया। अगर जो नहीं करते थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि इसके गुप्तचर वहां भी फैले रहते थे। इसके अलावा राजस्व और कर की व्यवस्था, क्योंकि बिना पैसे के तो चलेगा नहीं। भाई सैनिकों को नगद वेतन देंगे ये तो ठीक है, लेकिन देंगे कहां से? जब खजाना रहेगा तभी तो देंगे, जब खजाना में नहीं कहां दें? तो इसने कर व्यवस्था किया और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसी के शासनकाल में 1/3 से 1/2 लिया जाने लगा। आधा जितना पैदा होगा उसका आधा हमें दो, आधा तुम ले जाओ। नहीं तो इससे पहले 1/3 हुआ करता था। तो कर इसने भू राजस्व कर को जो है बढ़ा करके 1/3 से 1/2 कर लिया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला है चराई कर और गिरी कर। इसने तो नया कर जोड़ दिया। जो घर वर जो बना के रहते थे उसका भी कर दे, और जो चरागाह होते थे चराई कर उसका भी ये लेता था। ये दो अलग अलग जो है नए कर इसने जोड़ दिया, क्योंकि खजाना इसको भरना था। दिल्ली के आसपास की भूमि की इसने पैमाइश कराई जो फैली हुई थी। उस भूमि की पैमाइश के बाद इसने देखा कि कौन उस पर काबिज है, उससे भी कर लेने लगा। ये पहला ऐसा शासक था। और जमीन को विश्व में बताने के लिए, कई विश्व जमीन है, विश्व का समझ लीजिए बहिष्कारक था। ये विश्व के रूप में पैमाना निर्धारित करने वाला यही सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने पैमाइश कराई और उस पर कर लगाया। और एक चीज और है, कर में कोई जरूरी नहीं तुम पैसा दो। जैसे पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, मलाई वाला आया है या तरबूज वाला आया है, पैसा नहीं है क्या करते थे, मौनी उनी हेर के लेके जाएंगे और फट से गेहूं भरते थे मौनी में और लेके जाके देते थे। गेहूं देते थे और तरबूज हमको देता था, अनाज दे करके या धान दे करके। ऐसे ही इस प्रकार से जो है इसने कर के लगान के रूप में अनाज लेना, लगान के रूप में पैसा नहीं, कोई बात नहीं है, अनाज लेना इसने शुरू किया और भंडारण करना शुरू किया अनाज का। और अनाज का भंडारण करता था ये, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आरंभ करने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। कहीं अकाल वकाल पड़ जाता था तो वहां ये बंटवा भी देता था राशन वासन, लो खाने वाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने लगान के रूप में अनाज लिया और उसका भंडारण के लिए एक गृह बनवाया। दूसरी चीज, इसने विश्वा में नापने की जो प्रथा अपनाई वो भी महत्वपूर्ण थी। उसी के हिसाब से ये जो अनाज लेता था, जितना विश्वा जमीन हुआ करती थी उसी अवधि में जो है अनाज लेता था। तो लगान के रूप में अनाज लेने की भी प्रथा इसने आरंभ की थी। अगला है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इसका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का समाप्त होता है। तो आता है मुबारक शाह खिलजी। और ये मुबारक शाह खिलजी जो है ये बहुत ही
निरंकुश शासक। एक वो था इस्लाम को मानता ही नहीं था, खलीफा का कुछ मानता ही नहीं था, अमीर और सरदारों का मतलब जीरो उसके लिए, लेकिन ये अमीरों की भी बात मानता था, सरदारों की भी बात मानता था। और दूसरी चीज ये है, अयोग्य बहुत बड़ा शासक था, मूर्ख था, धूर्त था। ये इतना मूर्ख था कि कभी कभी कुछ भी नहीं पहनता था, ऐसे नंगे रहता था, नंगे दौड़ते हुए अपना जो है आता था दरबार में। सब लोग देखते इसको हंसने लगते थे, कि नंग धिड़ंगा कहाँ चल पड़ा है, हंसी का पात्र बनता था। कभी कभी तो लहंगा चुनरी पहन के जो है दौड़ता हुआ आता था शासन में, कभी कभी महिलाओं के और अन्य वस्त्र पहन के जो है आता रहता था शासन करने के लिए। इस तरीके से बहुत ही अयोग्य, धूर्त, मूर्ख, निरंकुश, एकदम बेकार का शासक था। तो जब इस प्रकार का कोई शासक होगा, नंगे रहेगा, कपड़वे नहीं पहनेगा, वो इसे आएगा दौड़ते हुए राजगद्दी पे बैठने के लिए, तो उसका कौन बात मानेगा। तो खलीफाओं ने, सरदारों ने, उलेमाओं ने देखा इसको, बहुत बुरा लगा, सबने इसको हटाने का बिल्कुल से एकदम से सोच लिया, बिल्कुल इसको हटा ही दिया जाए। तो हटाने के लिए चलिए, हटाने के सब पूरा प्रयास किया, हटा भी दिया। दूसरी चीज ये है कि ये सुल्तान स्वयं अपने आप को घोषित कर लिया था। ये मुबारक शाह खिलजी जो है, और ज्यादा दिन तक किया भी नहीं था, 1316 से 1320 तक 4 साल के लिए ये शासन किया था, और इसने स्वयं अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था, खलीफा। तो इस प्रकार से इसका शासनकाल ज्यादा दिन तक चला नहीं था। अगला आता है नसरुद्दीन खुसरो खां। यह भी पूछा जाता है कि खिलजी वंश में वो कौन सा हिंदू शासक था, तो यही है आपका नसरुद्दीन खुसरो खां। ये हिंदू था, हिंदू से बाद में इस्लाम बना, इस्लाम कबूल किया। के सरदारों के और तमाम उलेमाओं के विद्रोह के बाद में 1320 में पूरे तरीके से खिलजी वंश का अंत हो गया और एक नए शासक का उदय हुआ जिसका नाम था तुगलक वंश। और आगे देखिए, साहित्य और कला का क्षेत्र अगर देखा जाए तो खिलजी वंश में अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो तूतीय हिंद जो है वो तूतीय हिंद के नाम से इसी अमीर खुसरो को जाना जाता है, जो कि उर्दू साहित्य का जनक भी है। अमीर खुसरो उर्दू साहित्य का जनक भी इसको कहते हैं और इसको तूतीय हिंद भी कहते हैं। ये दोनों अमीर खुसरो और बर्नी, ये दोनों जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही बड़े विख्यात सूफी संत हुआ करते थे, उन्हीं के दोनों जो है अमीर खुसरो और बर्नी, ये दोनों उन्हीं के शिष्य हैं। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, और इसे अमीर खुसरो को ही उर्दू साहित्य का जनक भी कहा गया है और तूतीय हिंद भी इसे बोला गया है। और इसने जो है हौज खास, एक मेट्रो स्टेशन भी है हौज खास। जब आप पुरानी दिल्ली से जो है चिराग दिल्ली की साइड में जाएंगे या फिर कुतुब मीनार साइड में जाएंगे, ये पड़ता है हौज खास, अलाई दरवाजा। इसके दो महत्वपूर्ण साहित्यिक कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला है। और ये अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास एक कुतुब इस्लामिक मस्जिद बनी हुई, मस्जिद का ये दरवाजा है, अलाई दरवाजा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और हौज खास का भी निर्माण इसी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इस खिलजियों में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का ही शासनकाल काफी लंबा तक था। इसके ससुर जी जो थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसके संस्थापक थे, वो भी 3-4 साल में निपट के आ गए, इसने निपटा दिया था। और इसके बाद में भी जो शासक आए हैं वो भी बस 3-4 साल में ही निपट गए, सबके सब ज्यादा दिन नहीं कर पाए हैं। इसी का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी थी पद्मावती, इनको देखने के लिए ही इसने जो है मेवाड़ पर हमला कर दिया था, चढ़ाई कर दिया था। तो इसकी आप लोग एक पिक्चर भी देखे होंगे पद्मावत, उसमें पद्मावती जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे सुन करके वहां पर जो है उनको देखने के लिए कि हमें एक बार देखना है इनको, उसके लिए जो हमला कर देता है, चढ़ाई कर देता है। और एट लास्ट में जो है राणा रतन सिंह को वीरगति प्राप्त होती है, मृत्यु उनकी हो जाती है और पद्मावती जो है वो जौहर कर लेती है कई सारी स्त्रियों के साथ में। एक बड़ी
रोचक और अच्छी कहानी है। इस प्रकार से खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो काफी लंबा रहा है। एक वीर था, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कूटनीतिज्ञ और बहुत ही चतुर चालाक था। तो इस तरीके से इसका जो शासनकाल है वो खत्म हुआ और बहुत ही कम, दिल्ली सल्तनत में 30 वर्ष के लिए केवल खिलजी वंश का जो है वो शासनकाल चला है। अगला है कि खिलजियों का शासनकाल खत्म हो जाता है। अगला जो शासनकाल है वो आता है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे।